नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आपला मध्य महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरों से। निर्दलीय विधायक रवि राणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए मुंबई रवाना हुए हैं। और आपको बता दें कि रवि राणा और बच्चू कडू में विवाद गहराता जा रहा है। इसी कारण इस विवाद को सुलझाने के लिए रवि राणा को बुलाया गया है। और साथ ही अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि ये विवाद सुलझाने की एक कोशिश है। हालांकि रवि राणा ने पत्रकारों से बात करते हुए सिर्फ यही कहा है कि ये औपचारिक मुलाकात होने वाली है। ऐसे में आपको बताते चलें कि रवि राणा पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने जाहिर किया है कि एक औपचारिक मुलाकात है, लेकिन सियासी गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने समझे जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे के मंत्रिमंडल के दूसरे चरण का विस्तार किए जाने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में ये विवाद इस वक्त विवाद की जो स्थिति है महाराष्ट्र में बनी हुई है। और ऐसे में रवि राणा और कडू के बीच में ये विवाद गहराता जा रहा है। और इसी के साथ शिंदे गुट के 2 और विधायक आपस में भिड़ गए हैं। साथ ही आपको इस बीच ये भी बता दें कि रवि राणा ने पत्रकारों से बात की है और वो फिलहाल मुख्यमंत्री से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए शिरीष हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिरीष, आपसे समझना चाहेंगे कि इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि रवि राणा की तरफ से साफ कर दिया गया है कि एक औपचारिक मुलाकात है। मैं आपको और अपने दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल में इस चीज के बारे में बता दूं कि रवि राणा ने अभी कुछ दिन पहले बच्चू कडू को अमरावती के ही दोनों विधायक हैं और दोनों ही सरकार के सपोर्टर हैं। तो बच्चू कडू की तरफ से एक बार रवि राणा की तरफ से बच्चू कडू के लिए ऐसा बोला गया है कि जो 50 करोड़ रुपया हर विधायक को देने की बात शिवसेना कर रही थी, उसी बात को लेकर के कटाक्ष किया गया। उसी कटाक्ष से नाराज होकर के बच्चू कडू ने रवि राणा के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है और दोनों के बीच वाद विवाद इतना उलझता चला जा रहा है और उसका सीधा सीधा विपरीत असर जो है वो सरकार की प्रतिष्ठा पर आकर के लग रहा है। तो इस विवाद को निपटाने के लिए कई विधायकों ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से गुजारिश की थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने रवि राणा जी को मुंबई तलब किया हुआ है, मुंबई बुलाया है और हो सकता है वो मुंबई बुला करके उनको बच्चू कडू के साथ में उनकी जो आपसी रंजिश है उसको जग जाहिर न करने की बात करेंगे या निर्देश देंगे। जी, काफी तनावपूर्ण स्थिति है। अगर बात हम शिंदे गुट की करें तो यहाँ पर विधायकों के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। अब शिरीष और कडू के बाद 2 और विधायक है जो आपसी रंजिश का यहाँ पर खेल देखने को मिल रहा है उनके बीच। और साथ ही यहाँ पर एक तरफ एक विधायक कह रहा है कि यहाँ पर पैसे लेकर पार्टी से मतलब शिवसेना से टूटकर वो अलग हुए हैं, लेकिन एक विधायक ऐसे हैं जो वो ये भी कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि पहले से ही वो शिवसेना से परेशान चल रहे थे, तो उनका अलग होना तय है। तो ऐसे में अब आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या परिस्थितियां हैं, क्या लगता है कि शिंदे गुट के लिए चुनौतियां कड़ी होने जा रही हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले इस तरीके से विधायकों के बीच मनमुटाव पार्टी की स्थिति को कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। बीच में भी इसी बात को लेकर के कि शिंदे और फडणवीस जी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस बात की खबर बीच बीच में आ रही थी और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जा रही थी उस समय भी शिंदे गुट के बहुत सारे विधायक नाराज बताए जा रहे थे और इसकी खबर जब मुख्यमंत्री को लगी, उप मुख्यमंत्री को लगी, तो उन्होंने आनंद फानन में मंत्रिमंडल विस्तार को बहुत आगे कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर 2-4 दिन के अंदर उन लोगों की आपस में बात हुई या हो सकता है किसी बात पे समझौता हुआ होगा। शिरीष, ये नाराजगी का कारण क्या आपको पता चल पाया? क्योंकि यहाँ जो हम देख पा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शिंदे के मंत्रिमंडल के दूसरे चरण का विस्तार इसलिए जल्दी नहीं किया गया क्योंकि शिंदे गुट के सभी विधायकों को मंत्री बनाना संभव नहीं है। हाँ, यही बात राजनीतिक हलकों में भी इसी बात की चर्चा है कि शिंदे गुट के ज्यादातर विधायक जो है वो मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और हो सकता है कि उनको इस तरह का उनके साथ प्रॉमिस भी किया गया हो कि अगर आप शिवसेना को तो छोड़ करके शिंदे गट के साथ में आ जाएंगे तो आपको फला पोस्ट या फला मंत्रालय मिलेगा। इस बात की बात जरूर रही होगी। शायद इसी बात को लेकर के वो लोग उनका आपस में क्लैशेस भी चल रहे हैं और इसीलिए रह करके बीच में शिंदे गुट के जो विधायक हैं उनके बीच मनमुटाव तनाव की खबरें आते रहती हैं। और अभी तो फिलहाल तो ये अमरावती के दोनों रवि राणा और बच्चू कडू
इनका जो क्लैशेस है, इनकी जो आपसी लड़ाई है, ये तो खुल करके एकदम जग जाहिर हो गई है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पर तक उतर चुके हैं। पर बच्चू कडू यहाँ पर साफ साफ चेतावनी भी दे रहे हैं यहाँ पर शिरीष, तो क्या उनके मायने समझे जाएं? और पार्टी में अगर कद की मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है कि पार्टी को ज्यादा नुकसान किस चीज से हो सकता है? क्योंकि बच्चू कडू भी यहाँ पर कह चुके हैं कि वो खाली हाथ नहीं है, वो अकेले नहीं है, करीब 7-8 विधायक और हैं उनके साथ जो बगावत के लिए उतर सकते हैं। बच्चू कडू की अपनी एक निर्दलीय दल है प्रहार करके, वो अपने 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 दल के एक विधायक हैं और रवि राणा भी इसी तरह निर्दलीय हैं और दोनों ने कहीं न कहीं उद्धव जी नहीं, फडणवीस और शिंदे सरकार को अपने मन से ही सपोर्ट करके रखा हुआ है ना। और उनके आपसी क्लैशेस की वजह से कोई और विधायक उनकी तरफ जाए या जाएगा, इस बात को लेकर के काफी शंका है। फिलहाल ये सब बातें कल रात तक की थी। आज का जो राजनीतिक माहौल है उसको ऐसा लग रहा है कि रवि राणा को बुला करके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समझाएंगे और वो 100% ये सही है कि रवि राणा बात को समझ भी रहे हैं। इसी तरह से बच्चू कडू को भी बुला करके समझाया जाएगा और दोनों के बीच के वाद विवाद को निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिरीष आपका इस जानकारी के लिए। शिरीष उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़े थे, जिन्होंने कई अहम जानकारियां यहाँ पर दी कि चुनाव के तहत, चुनाव के बाद अब शिंदे गुट के लिए भी यहाँ पर चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है, लेकिन अपने विधायकों को मनाने और समझाने की कवायद जारी है। और इसी कड़ी में रवि राणा जल्द ही अब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचेंगे, हालांकि वो रवाना हो चुके हैं और इस मुलाकात के बाद क्या कुछ निष्कर्ष रहेगा वो सामने होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एसआरए परियोजना में पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर पर हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आज अपने कार्यालय में पत्रकार परिषद के दौरान किशोरी पेडनेकर के खिलाफ कागजी सबूत पेश किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इन्हीं कुछ आरोपों का जवाब दरार और दादर पुलिस थाने में दर्ज करवाने के बाद किशोरी पेडनेकर ने मीडिया के समक्ष खुद को पाक साफ बताया था और इसी को देखते हुए इसका जवाब देने के लिए किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। यांना दादर पोलीस स्टेशनने आता पुन्हा एकदा मंगळवार 1 नोव्हेंबर रोजी बोलवलं आहे। उद्धव ठाकरे शिवसेना ग्रुप के नेता किशोरी पेडनेकर, पूर्व मुंबई महापौर, उनको पुलिस ने एसआरए घोटाले के लिए पुनः एक बार मंगलवार 1 नवंबर को बुलाया है। जर भीती नाही आहे, खोटं काही केलं नाही आहे, कुलूप घेऊन दुकानं आणि घर बंद करायला निघाला आहात, मग पोलीस चौकशीला का घाबरतात? हे प्रकरण 1 वर्षापूर्वी मी ठाकरे सरकारच्या विभिन्न एजन्सीजकडे दिले होते। वांद्रा पूर्व निर्मल नगर पोलीस स्टेशन मध्ये कंप्लेंट पण फाईल केली होती। एसआरए कडे पुरावे दिले होते, परंतु तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी यांच्या कार्यालयातून दबाव आल्यामुळे किशोरी पेडनेकर यांचा सगळ्या एसआरए घोटाळ्याची चौकशी झाली नाही। 1 साल पहले मैंने बांद्रा पूर्व निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, एसआरए, मुंबई महापालिका, मंत्रालय, गृह निर्माण विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय, सब जगह शिकायत दी थी, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के कार्यालय के दबाव के कारण कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई। मेरी इस विषय में मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी दोनों से बात हुई है। काल रात्री पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी माझा संवाद झाला। किशोरीताई पेडनेकरच्या विरुद्ध 6 ठिकाणी चौकशा चालू आहे। भारत सरकार कंपनी मंत्रालयाने पण तक्रार दाखल केली आहे।
मरीन लाईन पोलीस स्टेशन मध्ये चौकशी सुरू आहे. सेशन कोर्ट मध्ये कंपनी मंत्रालय भारत सरकार उन्होंने कंप्लेंट शिकायत दाखिल की है. मेरी किरीट सोमैया की जनहित याचिका पे उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू है. एसआरए ने अभी उसकी जांच सुरू की है. मी आत्ता पुन्हा एकदा एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांच्याशी बोललो. त्यांनी आता याच्यावर इन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन सुरू केलं आहे. आणि म्हणून या अर्धा डझन ठिकाणी चौकशा सुरू आहेत. एक ना अनेक प्रकरण आहे. त्यात कोविड मधली कमाई घोटाळा पण आहे, बेनामी संपत्ती पण आहे. आणि म्हणून याची चौकशी मुंबई कमिश्नर आर्थिक गुन्हे विभाग इसकी जांच मुंबई पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने करनी चाहिए. ये सब किशोरी पेडनेकर जी के कमाल की ऐसी हमारी मांग है. मुझे विश्वास है माननीय उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी मेरी इस मांग का स्वीकार करेंगे. महापौर महोदय किस हद तक नीचे जा सकती है. किशोरी पेडनेकर जी ने, उनके परिवार ने, या और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यकारी संपादक मुंबई से शिरीष. शिरीष, आपसे जानना चाहेंगे कि किरीट सोमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा हमला बोल दिया है यहाँ पर किशोरी पेडनेकर पर. जी, एक्चुअली किरीट सोमैया जी ने जो शिकायत दर्ज कराई थी दादर पुलिस स्टेशन में, कल किशोरी पेडनेकर जी को बुलाया गया था वहां पे उनके जो वक्तव्य होंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए. पर किशोरी और उसके अलावा पुलिस ने उनको कोई क्लीन चिट नहीं दी है. वापस से फिर मंगलवार को फिर से उनको इंक्वायरी हुआ है. लेकिन किशोरी पेडनेकर दादर पुलिस स्टेशन से निकलने के तुरंत सीधे जाकर के उद्धव ठाकरे जी को मातोश्री पर मिली और उसके बाद मिलने के बाद हाथ में ताला लेकर के चारों अपने वर्ली के कुछ प्रोजेक्ट के पास, सारे प्रोजेक्ट के पास घूमी और कैमरे के सामने सिर्फ दिखावा किया कि आप बताइए कौन सी दुकान मेरी है या कौन सा घर मेरा है, मैं उस पर ताला लगा दूंगी. ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है. एक्चुअली अगर पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है तो पुलिस अपने ढंग से पुलिस मामले की जांच को पहले पूरा करने दीजिए. अभी उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसका पूरा उन्होंने वक्तव्य नहीं, अभी उनके बयान ही पूरे दर्ज नहीं हुए हैं. आधे अधूरे बयान दर्ज हुए हैं, मंगलवार को फिर से दर्ज होने वाले हैं. और कहीं ना कहीं किशोरी पेडनेकर के मामले में कुछ न कुछ दाल पूरी, अक्सर ऐसा जरूर लग रहा है कि दाल कहीं न कहीं काली है. क्योंकि किशोरी पेडनेकर बड़ी हड़बड़ाहट में लगी और अपने आप को पास साफ दिखाने की उनको बहुत सारी जल्दी है. और कहीं न कहीं उद्धव जी से तुरंत मिल करके उन्होंने अपने राजनीतिक जो नुकसान हो रहा है उसको भी पैचअप करने की कोशिश की है. जी, तो शिरीष, पहले संजय राउत और अब किशोरी, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो जरूर गर्म हैं, क्योंकि अब शिंदे गुट क्योंकि कमान संभाले हुए सत्ता की, तो ऐसे में इसे राजनीतिक चश्मे से भी देखा जा रहा है. लेकिन यहाँ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से भी जो एक पक्ष रखा गया है कि अभी शिकायतकर्ताओं की संख्या भी और बढ़ सकती है, एक ये भी बात कही जा रही है. तो क्या लगता है कि वहां पर क्या ये किसी तरह का रंजिश चल रही है, चुनावी रंजिश है या राजनीतिक रंजिश है, या वाकई किशोरी का नाम जो उछला है वो कहीं ना कहीं उनका वाकई इस चीज में लेना देना है? नहीं, रंजिश हम इसको राजनीतिक रंजिश तब बोल सकते थे जब किशोरी पेडनेकर पास साफ होती और उनको किसी चीज के अंदर फंसाने की कोशिश की जा रही होती. लेकिन जिस तरह से ये आरोप लग रहा है और उससे रिलेटेड, उन आरोपों से रिलेटेड दस्तावेज भी किरीट सोमैया पत्रकारों के समक्ष रख रहे हैं और उनके द्वारा लगाए गए आरोप आज के नहीं है, वो करीब 1 साल पुराने आरोप हैं और उन्होंने बाकायदा अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हुई है, जनहित याचिका दायर की हुई है. तो जब कोई आदमी किसी के खिलाफ इस तरह का कदम उठाता है तो जिसके ऊपर आरोप लगते हैं उसको क्लियरिफिकेशन देना होता है. तो उसके बारे में अगर किशोरी पेडनेकर को ऐसा, या किशोरी पेडनेकर कल बोल ही रही थी कि मेरे खिलाफ राजनीतिक द्वेष निकाला जा रहा है और राजनीतिक
राजनीतिक द्वेष अगर निकाला जा रहा होता तो आपको फंसाया जा रहा होता है, आपके खिलाफ तो बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट पेश किए जा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि ये राजनीतिक द्वेष है, ये ऐसा लग रहा है कि किशोरी पेडनेकर जी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया हुआ है, और गड़बड़ी जब पुलिस को समझ में आई है तभी जाकर के पुलिस ने उनका बयान रिकॉर्ड करना शुरू किया हुआ है। अभी तो आने वाला समय ये कि किशोरी पेडनेकर कितनी पास साफ है, या किशोरी पेडनेकर ने सारे यानी झोपड़पट्टी पुनर्विकास योजना के अंतर्गत दूसरों के नाम से घर लिया है या नहीं लिया है। इसके अलावा कोविड के दौरान भी उनके ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने गलत तरीके से कोविड अस्पताल के अंदर जो सामान सप्लाई किया जाता है वो अपने रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो ये बहुत सारी अभी चीजें उनके खिलाफ आरोप लगे हुए हैं और उसकी जांच होनी बाकी है। जब वो जांच से बाहर निकलेंगी तभी बोला जा सकेगा किशोरी पेडनेकर कितनी सही है कितनी गलत है। ठीक, यानी शिकंजा अभी कसता जा रहा है किशोरी पेडनेकर की अगर बात की जाए तो क्या शिरीष और भी कोई नाम है जो भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि कई बड़े दिग्गज जो है उनके नाम सामने आ चुके हैं, पहले संजय राउत और अब किशोरी, और उनके साथ साथ उनके कुछ सहयोगी भी, उनके भी नाम सामने आए जिनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनके विधायक और पूर्व मंत्री अनिल परब जी भी हैं अभी इसी लाइन में, इसी कतार में है शिवसेना के। तो फिलहाल तो अभी किशोरी पेडनेकर जी की जांच की बात चल रही है और अनिल परब के ऊपर भी जो गलत तरीके से गलत पैसे का इस्तेमाल कर यानी भ्रष्टाचार के पैसों से रत्नागिरी के कुछ इलाकों में 2 होटलें बनाने की उन्होंने कोशिश बनाया हुआ है। उसके बाद जब बाहर आई थी जांच के बाद उन दोनों होटलों को तोड़ने का निर्देश बकायदा प्रशासन द्वारा दिया जा चुका है। जो नवंबर के महीने में कोई एक तारीख तय हुई है जिस दिन जाकर के उसका कॉन्ट्रैक्ट भी निकाला गया दोनों होटलों को तोड़ने का, और वो कॉन्ट्रैक्ट पास हो चुका है। अब बस वो फॉर्मेलिटी बची हुई है कि कोई तारीख तय हो जाएगी और उस तारीख से प्रशासन जाकर के वहां होटल तोड़ेगा और तोड़ने का जो खर्च है वो खर्च भी अनिल परब से लिया जाएगा। इसके अलावा उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो अभी वो अलग एक पार्ट है, वो भी अभी धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन फिलहाल किशोरी पेडनेकर की मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कल तो उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस से बोला कि मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, जो दुकानें मिलेगी मैं ताला लगवा दूंगी। लेकिन दूसरी तरफ जब जो आरोप करता है किरीट सोमाया जी के पास आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। जी, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं और साथ ही जब किशोरी को बुलाया गया था पूछताछ के लिए तो उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि वो बाकायदा कानूनी सलाह भी लेंगे। तो शिरीष, इस बारे में क्या आपके पास कोई जानकारी है? क्या वो पहुंची है, किसी वकील से भी मिली है? नहीं, वकील से मिलने की भी कोई जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी मंगलवार को अभी भी उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना बाकी है। जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और पुलिस को ऐसा लगेगा कि उनके खिलाफ मामला बन रहा है और उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, तब मेरे ख्याल से वो किसी न किसी वकील को जरूर कंसल्ट करेंगे। चलिए शिरीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि मुंबई में इस वक्त किरीट सोमैया के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर से मामला गर्मा गया है और किशोरी पेडनेकर से पूछताछ को लेकर भी वहां पर कई तरह की कवायद तेज हो चुकी है और एक बार फिर से अब उन्हें 1 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपला महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के धुलिया इलाके से खबर है जहां एक अनहोनी प्रदर्शनी चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल प्रदर्शन में विविध प्रकार की यहाँ पर पत्रों की, और आप ये तो जानते ही हैं कि हर किसी को कोई ना कोई शौक होता है, किसी को लिखने का तो किसी को घूमने फिरने का, किसी को पढ़ने का शौक होता है तो किसी को नाचने गाने का। लेकिन इन सब चीजों से हटकर वाशिम जिले के गोपाल खाड़े को शौक है लोगों के प्रेम पत्र संकलित करने का। उन्होंने धुलिया जिले में आयोजित अखिल भारतीय संकलन अंकुर साहित्य सम्मेलन के दौरान खुद द्वारा विविध प्रकार के प्रेम पत्रों की प्रदर्शनी आयोजित की है। इस प्रदर्शनी में लोगों ने न सिर्फ आकर प्रेम पत्री को देखा लेकिन साथ ही साथ खूब उसकी सराहना भी की। आइए इस संकलन के बारे में गोपाल खाड़े से जानते हैं पूरी प्रक्रिया। मी गोपाल खाड़े प्रेमपत्रांचा संग्रह करतो आणि त्याची प्रदर्शनी या ठिकाणी भरवतो। अखिल भारतीय अंकुरच्या 60व्या संमेलनामध्ये अंकुरने मला संधी दिली या प्रेमपत्रांचं प्रदर्शन भरवण्याची। खूप वर्षांपासून ही प्रेमपत्र मी संकलित केलेली आहे, परंतु याचं प्रदर्शन होईल असं मला कधी वाटलं नव्हतं। परंतु अंकुरने संधी दिली आणि या प्रदर्शनाचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलं। वेगवेगळ्या साहित्यिकांनी त्यांचे बाज वापरून या ठिकाणी प्रेमपत्र लिहिलेली आहेत आणि त्यांचं संकलन मी केलं। आत्महत्या करणाऱ्या भावाला त्याच्या बहिणीने लिहिलेलं पत्र असो किंवा एखाद्या लॅबच्या असिस्टंटनी
त्याच्या प्रेयसीला लिहिलेलं पत्र असो, त्या भाषेमध्ये त्यांनी त्याचा भाषेचा वापर केला, किंवा एखादा कम्प्युटर ऑपरेटर असेल तर त्याने डिलीट ऑप्शन वगैरे हे ते वेगवेगळ्या गोष्टी वापरून ते पत्र लिहिलेलं आहे. अशा पद्धतीचे प्रेमपत्र सुद्धा या ठिकाणी लिहिलेले आहे. आपण पाहतो की गेल्या काही वर्षांपासून व्हॉट्सअप आणि फेसबुकच्या जमान्यामध्ये प्रेमपत्र किंवा पत्र ही संकल्पना आपण दूर चाललेली आहे आपल्यापासून, आणि पत्र आजकाल कोणी लिहितच नाही. मुळात पत्र येणं बंद झालेलं आहे घरी आपल्या. पहिला आपण पोस्टमनची वाट पाहायचो, परंतु आता या निमित्ताने का होईना मला असं वाटतं या प्रेमपत्रांच्या संकल्पनेतून और ठाणे शहर के कल्याण डोंबिवली नाट्यगृह की खस्ता हालत पर अभिनेता प्रशांत दामले विफर उठे हैं। इस दौरान उन्होंने किस तरह से रोष व्यक्त किया, आइए सुनाते हैं आपको। हो नाही कसं आहे की मुळात OTT येऊ दे नाही तर किती काही येऊ दे, मराठी नाट्याचा ऑडियन्स काही कमी होणार नाही. जेव्हा TV आला तेव्हा सुद्धा असं म्हटलं गेलं की मराठी नाटकाचं काय होणार, कसं होणार. मराठी नाटकावर येता जाता काहीतरी प्रसंग घडतच असतात, काहीतरी काही ना काही पूर असतो, काही ना काही कुठेतरी ॲक्सिडेंट झालं असं, काही ना काहीतरी घडतच असतं आयुष्यात. पण मराठी नाटकाला 250 वर्षाची परंपरा आहे, आणि ही परंपरा ही उगाच झालेली नाही आहे. कितीही अवघड परिस्थिती आली तरी मराठी नाटक होतच राहतं, मराठी कलाकार होतच राहतात. आणि महाराष्ट्रातील संपूर्ण महानगरपालिका आहे त्यांच्या पद्धतीने त्यांना मदत करतात. सर, एक शेवटचा प्रश्न. आताच तुम्ही सांगितलं की दोन्ही जे नाट्यगृह आहेत त्यांची परिस्थिती इतकी वाईट नाही, पण तेवढी आउटस्टँडिंग पण आहे. नेमकं तुमच्या अपेक्षा काय आहेत? अपेक्षा खूप असतात. आता लोकमतचा कागद कसा आहे याच्यावर मी चर्चा करू शकत नाही. लोकमतचा कागद जरा पिवळा आहे, ह्याच्यापेक्षा सुधारणा होऊ शकते ना. चकाचक कागद पण तो कसा असू शकतो हे स्पष्ट सांगितलं तर काम. ते लोकमत ठरवतं ना. आता मला नाट्यगृहामध्ये सुधारणा काय हवी आहे, हे नाट्यगृहाची सुधारणा मी सरांशी बोलेन. आणि अर्थात अनेक गोष्टी आहेत. माझी माननीय मुख्यमंत्र्यांची मीटिंग झालेली आहे, मुख्यमंत्र्यांशी मीटिंग झालेली आहे. आमचे आवडते जे सर आहेत त्यांच्याशी मीटिंग झालेली आहे. त्यामुळे सगळ्या गोष्टी हळूहळू सुरू होतील, चांगल्या व्हायला पाहिजे. फक्त त्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणजे ज्याच्याकडे अधिकार आहे तो अधिकार ज्याच्याकडे आहे तो नाट्यरसिक असायला पाहिजे अधिकारी, तर ते चांगलं काम होतं. तर या मॅडम इथे आहे तो हे काम पटकन झालं. कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री बाला साहेब थोरात ने जानकारी दी है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र आने पर राहुल गांधी संत श्री गजानन महाराज के दर्शन करेंगे। थोरात ने यह भी बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी अंतिम सभा करने के बाद राहुल गांधी शेगांव स्थित गजानन महाराज के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। 7 नोव्हेंबरला बेंगलोरपासून दौरा सुरू होतो आहे, आणि त्यानंतर नांदेड जिल्हा त्यांचे 4 मुक्काम आहेत, हिंगोली जिल्ह्यात 4 मुक्काम आहे. त्यानंतर वाशिम आणि अकोला जिल्ह्यातून आपल्या बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये येत आहेत. आणि विशेष म्हणजे शेगावचं दर्शन, महाराजांचं दर्शनसुद्धा ते घेणार आहेत. इथे जाहीर सभासुद्धा होणार आहे, आणि आम्ही सभेची तयारी करतो आहोत. एक मोठी सभा ज्या दौऱ्यामधली जो काही आहे त्यांचा कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंतचा जो दौरा आहे त्यामधली एक अविस्मरणीय सभा त्यांची व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. आणि महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा खूप उत्सुकता या दौऱ्याच्या संदर्भात आहे, या सभेच्या संदर्भात आहे. त्यामुळे शेगावची सभा ही एक ऐतिहासिक सभा म्हणून उल्लेख व्हावा. और यवतमाल की ओर रुख करेंगे, जहां पर दिग्रस तालुका के शंकरनगर में शिवराज श्री कृष्ण सोनटक्के नामक किसान ने कपास, सोयाबीन और ऐसे तमाम की खेती करने के बजाय गेंदे के फूल की खेती की है। एक ही खेती में किसान ने करीब 50 क्विंटल फूल उगाए, जो कि 70 से 80 रुपए किलो के हिसाब से बेचे गए हैं, और पारंपरिक खेती की अपेक्षा इसमें अधिक लाभ भी हुआ है। देखा देखिए अब इलाके के अन्य किसान भी फूलों की खेती के बारे में विचार करने लगे हैं। मी झेंडूचं लावगण केलेली आहे, किंवा आम्हाला पराठी किंवा सोयाबीन किंवा दुसरे इतर पीक ह्याच्यामधून आम्हाला लाभ एकदम कमी मिळायचा, किंवा खर्च पाणी काढून आम्हाला एवढा काही उत्पन्न मिळायचं नाही. पण मी असा व्यवसाय चालू केला की आपण चालावा म्हणलं फळ हे म्हणजे फुल बाग लावा. आपण फुलबागातनी आपल्याला एका एकरातनी आपल्याला 40-50 क्विंटल पर्यंत माल निघू शकतो. आणि दुसरं जे आहे
सोयाबीन किंवा कापूस एवढा आपल्याला याच्यातून उत्पन्न मिळू शकत नाही किंवा एवढा क्विंटल होऊ शकत नाही. कापूस जे झाला आता आपल्याला 8-9 क्विंटलच्या वरी कापूस होत नाही किंवा सोयाबीन 8-9 क्विंटलच्या वरी एका एकरामध्ये होत नाही. याचे दर भाव आपल्याला मार्केटमध्ये जर गेलो आपण किंवा चंद्रपूर, यवतमाळ, वणी याच्यातनी आपला फूल 60, 70, 80 रुपयेपर्यंत आपल्याला फुलाचा भाव मिळू शकतो किंवा दिवाळीला जर जास्त माल आला तर. और इसी खबर के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।